यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो भाई क्रैश कोर्स की शुरुआत और दिन है पहला। गुड। तो देखो ये क्रैश कोर्स स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनका सारा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है इस एक महीने के कोर्स में, है ना, इस एक महीने के कोर्स में मैं इस लायक उनको बना दूंगा कि अगर मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो किसी भी बच्चे की बैक नहीं लगेगी। सबसे पहली बात बैक बचाना, दूसरी अच्छे नंबर। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि टॉपर बना दूंगा, क्योंकि एक महीने में टॉपर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यह है कि हाँ अच्छी स्थिति में लाके खड़ा कर दूंगा और अच्छे मार्क्स ले आओगे एक महीने में। मात्र कुछ भी नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक महीने में जो भी पढ़ाऊं डेली बेसिस पे उसको याद कर लो, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। इसमें हम क्या कराएंगे, इसमें प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं यूनिट से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस के आंसर हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में, यानी इस बार जो तुम्हारे मई में एग्जाम होने वाले हैं उनमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी भी प्रैक्टिस यहीं पर कराई जाएगी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। कई बार होता ना कि क्वेश्चन और उनके आंसर नहीं पता चलते, कहां से क्वेश्चन शुरू हुआ, कहां पे लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीजों का डिस्कशन यहीं पर इसी क्रैश कोर्स में किया जाएगा। लास्ट में जब हमारा कोर्स क्रैश कोर्स खत्म होगा तो लास्ट में एग्जाम में लिखने का सही तरीका आपको बताया जाएगा कि कॉपी कैसे लिखते हैं, टाइम मैनेज कैसे करते हैं। ठीक, क्योंकि जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं, कि मैंने जैसा कहा इस बार बोर्ड की कॉपी जब मैं खुद चेक करूंगा तो आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। कुछ कॉपियां इंटरेस्टिंग कॉपियां, है ना, सारी नहीं दिखा सकते, रेगुलेटरी रीजंस है उसके, लेकिन कुछ, क्योंकि हम लोग भाई हजारों कॉपियां चेक करते हैं, है ना। तो एक चीज और बता दूं कि भाई पिछले काफी लंबे समय एक बच्चे ने पूछा था, सर जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ना। तो मैं बता दूं आपको कि एम फॉर्म हूं मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री से, और फार्मास्यूटिक्स से पीएचडी मेरी चल रही है, फार्मास्यूटिक्स से पीएचडी चल रही है, जिसको सबसे बड़ा एग्जाम बोलते हो जी पैट, समझे। जी पैट 3 बार क्वालिफाई किया है मैंने, 3 बार क्वालिफाई किया है 99.9 परसेंटाइल से। आई होप तुमको पढ़ाने के लिए इनफ है? ये क्वालिफिकेशन एम फॉर्म को भी पढ़ाने के लिए बहुत है, राइट। मैंने डिप्लोमा में भी पढ़ाया है, बी फार्मा भी पढ़ाया है और एम फार्मा भी पढ़ाया है। क्लियर। बड़े प्राउडली मैं बोलता हूं कि फार्मेसी का सबसे भरोसेमंद और बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जो चीज पढ़ा दूंगा, जो कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं जहां पर भी हमारे बच्चे हैं वो भीड़ से हमेशा अलग दिखते हैं, हमेशा। वहां के टीचर्स भी ये बात मानते हैं। हमारे बच्चे जब खड़े होते हैं ना क्वेश्चन पूछने के लिए, अगर उनको मालूम है कि एवी केमिस्ट्री क्लासेस से बच्चा पढ़ के आया है, तो टीचर भी एक बार जवाब देने से पहले सोचता है कि इस बच्चे के कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे। वाइवा लेने वाले टीचर्स भी पूछते हैं तुम पढ़े कहां से हो। जब बच्चा टॉपर्स की लिस्ट में आता है तो कॉलेज वाले भी पूछते हैं कि बेटा कहां से पढ़े थे, तब बच्चा बड़ा प्राउडली बोलता है एवी केमिस्ट्री क्लासेस से पढ़े हैं। ठीक, चलो, तो मेरे ख्याल से अब परमिशन है पढ़ाने की, है ये क्वालिफिकेशन ठीक है। ठीक। और फार्मेसी की फील्ड में 100% नॉलेज जिसे बोलते हैं, चाहे तुम इंडस्ट्री में चले जाओ, चाहे तुम रिसर्च में चले जाओ, चाहे तुम एकेडमिक्स में चले जाओ, चाहे मार्केटिंग में, चाहे जहां चले जाओ, हर चीज के बारे में पता है, हर चीज के बारे में तुम्हें गाइड कर सकता हूं। ठीक। बीटी यूपी ने ब्लॉक कर दिया बेटा, बीटी यूपी क्या बताएं तुम लोगों को यार। चलो, थोड़ा बहुत प्रेशर कॉलेज को भी दो, कॉलेज वालों को भी थोड़ा बहुत परेशान करो, है ना। चलो भाई शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, है ना। और पहले से आखिरी क्लास तक
इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्वेश्चन बनता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, और क्वेश्चन पूछा गया है इन्यूमरेट द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्यूमरेट द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इन डिटेल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रावेनस रूट। अब इसी को दो तरीके से पूछा जाता है, कई बार इंट्रावेनस रूट पूछ लिया जाता है, कई बार ओरल रूट बोल देते हैं, है ना, तो ओरल रूट वाला, और कई बार इंट्रावेनस की जगह पे पेरेंट्रल रूट भी पूछ लेते हैं ना। तो ये तीन तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? चलो भाई, तो शुरू करते हैं भाई। ड्रग्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डोजेस फॉर्म। भाई जो दवाएं हैं अलग अलग डोजेस फॉर्म में, पहले हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। तो क्या है कि भाई जो आपकी जो दवाएं हैं वो अलग अलग डोजेस फॉर्म में है, टैबलेट में भी हैं, सिरप में भी हैं, कैप्सूल में भी हैं, लिक्विड में भी हैं, सस्पेंशन में भी हैं, इलिक्सर्स में भी हैं, और इंजेक्टेबल्स में भी हैं। तो जैसी दवा प्लस जैसी रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से दवाएं दी जाती हैं, ठीक है। तो भाई टैबलेट है, कैप्सूल है, सस्पेंशन है जिसको हम बाईफेजिक बोलते हैं, ऑइंटमेंट है जिसको सेमी सॉलिड बोलते हैं, इंजेक्शंस हैं, कई सारी कंट्रोल्ड रिलीज हैं, जैसे कह सकते हो तुम कि बहुत सारी दवाएं हैं जो प्रोलॉन्ग रिलीज होती हैं, है ना, एक्सटेंडेड रिलीज होती हैं, तो वो क्या कंट्रोल्ड मैनर में अपनी ड्रग को, अपने एपीआई को रिलीज करती हैं, तो एक्सटेंडेड या सस्टेंड रिलीज भी बोलते हैं। कई सारी दवाओं के ऊपर एसआर या एक्सआर जैसी चीजें भी, ये सस्टेंड रिलीज है, ये एक्सटेंडेड रिलीज है, मींस एपीआई को लंबे समय तक आपके बॉडी में ये बना के रखती हैं। तो इनको क्या है, फिर बार बार दवाई 6-6 घंटे पे नहीं खानी पड़ती, तो वो क्या करोगे, 8 घंटे या 10 घंटे या 24 घंटे में एक बार ऐसी दवाई खानी पड़ती है। ड्रग के इफेक्ट के बारे में बात करें, जो ड्रग, भाई ड्रग का इफेक्ट क्या, एक सिस्टमिक इफेक्ट होता है, जो ड्रग एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है, ब्लड में पहुंच जाती है, वो हमारी बॉडी में सिस्टमिक इफेक्ट देगी, ठीक है। और जो एकदम किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, जैसे सपोज करो कि हाथ में यहां पर कोई दिक्कत है, हमने यहाँ पे ऑइंटमेंट लगा लिया, ये क्या है, सिर्फ लोकल यूज होता है ना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, ठीक है। और जो हम चाहे पेरेंट्रल रूट से ले, चाहे ओरल रूट से ले, है ना, चाहे इनहेलेशनल रूट से ले, ये क्या करती, हमारे ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होती है और तब जाके हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में असर करती। तो पूरी बॉडी में असर करेंगी तो सिस्टमिक इफेक्ट बोलेंगे। बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे अगर असर करती हैं, स्थानीय प्रभाव करती हैं, तो उनको हम लोकल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे टैबलेट कैप्सूल वगैरह तुमने खाया, है ना, सिस्टमिक इफेक्ट है ना, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर पूरे बॉडी में। ऑइंटमेंट तुमने लिया, वो लोकल इफेक्ट है, किसी लोकल एरिया में वो उसका इस्तेमाल किया गया। अब ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको एज सच रट डालना, है ना, ठीक है। अब देखो दो तरीके की, ये इस कैटेगरी में जो ड्रग्स है वो सिस्टमिक इफेक्ट देंगी, इधर जो है ये लोकल इफेक्ट देंगी। तो लोकल इफेक्ट में भाई स्किन पे, है ना, आंख पे, ईयर ड्रॉप या इंट्रानेजल यानी नाक में अगर दवाई डाली गई तो ये क्या है, लोकल इफेक्ट है। नाक में डालोगे तो नाक पे असर होगा, कान में डालोगे कान में होगा, आई में डालोगे आंख में होगा, स्किन पे जहां पे जरूरत है वहां लगा लोगे, ठीक है। प्रिंस वाल्मीकि याद हो गया, गुड गुड गुड, है ना। इटरनल रूट्स है, मींस ओरल, सबलिंगुअल और इनेमा, ओके। पेरेंट्रल में इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथीकल, इंट्राओसियस, इंट्राप्ल्यूरल, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राडर्मल, ये क्या है, ये पेरेंट्रल रूट्स हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, है ना, जो हम इनहेल करते हैं गैसियस फॉर्म में, ठीक है, जैसे डायरेक्टली पासेस थ्रू द लंग्स, यानी ये वो ड्रग्स है जो सीधे हमारे लंग्स तक पहुंचती हैं, ठीक है। अब पेरेंट्रल रूट को डिस्कस कर लेते हैं। पेरेंट्रल रूट, है ना, भाई पूछा गया ना पेरेंट्रल रूट को, तो पेरेंट्रल का मतलब होता है पैरा इंटेरॉन। क्या है, पेरेंट्रल जो बना है वो दो टर्म से बना है, किससे, पैरा और इंटेरॉन। पैरा का मतलब होता है अवे यानी दूर, पैरा का मतलब होता है दूर, है ना। इंटेरॉन का मतलब होता है हमारी इंटेस्टाइन यानी जीआईटी ट्रैक्ट हमारा हो गया एक तरह से, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन। यानी ये जो पेरेंट्रल ड्रग हैं, ये वो ड्रग हैं जो इंटेस्टाइन से दूर रहती हैं। भाई इंजेक्टेबल फॉर्म में हुई, है ना, भाई जब ओरल मुंह से खाओगे तब तो इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, जब मुंह से खाए ही नहीं तो इंटेस्टाइन में खाए। इसीलिए पेरेंट्रल ड्रग्स हमारे जीआईटी पे, हमारे कह सकते हो हमारे इंटेस्टाइन में नहीं जाती हैं, ठीक।
एक चीज उसके पहले और देख लो भाई, है ना, कई बार एमसीक्यू में ये चीज पूछ लेते हैं, एंगल। अब अगर किसी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है तो उसका एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री, है ना, एकदम सुई खड़ी रहती है। देखो यहाँ पे जब लगाते हैं तो एकदम खड़ी रहते हैं, ऐसे एंगल नहीं करते कि ऐसे घुसेड़ दें या ऐसे घुसेड़ दें, सीधा एकदम सीधा सीधा रहता है, ठीक है, एकदम सीधा सीधा रहेगा। तो 90 डिग्री पे। सब क्यूटेनियस अगर बात करो, है ना, सब क्यूटेनियस जैसे पेनिसिलिन वाले, डायबिटीज वाले जो लगाते हैं तो वो 45 डिग्री पे, है ना, सब क्यूटेनियस। इंट्रावेनस आईवी रूट से जो लगाते हैं, आईवी रूट से, तो उनका एंगल देखो कितना, 25 डिग्री रहता है। और कई बार बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं, जैसे पेनिसिलिन का देखो, है ना, जो सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, है ना, या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर करना है तो क्या करते हैं, ये क्या है, इंट्राडर्मल है ना, सिर्फ डर्मिस लेयर पे हल्का सा खाली लगा के थोड़ा सा लगा देते हैं, ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो ये एंगल जानने जरूरी है, क्योंकि कई बार एंगल भी एग्जाम में पूछ लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि भाई किस एंगल पे ये दवाएं दी जाती हैं। ओके बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर सब सब्जेक्ट बताऊंगा कि एग्जाम में आए तो तुमको कुछ ढूंढना नहीं है। ये क्वेश्चन तो सर ने क्रैश कोर्स में करा रखा है, इसका ये आंसर, ये क्वेश्चन बेटा। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी सॉल्व करवाएंगे यही क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो बियॉन्ड द इंटेरॉन यानी इंटेस्टाइन से दूर जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको हम पेरेंट्रल बोलते हैं। एडवांटेज, और सब हिंदी अंग्रेजी में रहेगा। अब क्या पूछा गया, एडवांटेज ऑफ आईवी रूट। इंट्रावेनस रूट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। मतलब भाई इसमें क्या होता है, सीधा ड्रग को हम ब्लड स्ट्रीम में डाल दे रहे हैं, तो ब्लड ड्रग का कहीं कोई लॉस ही नहीं हुआ, यानी 100% ड्रग आपके ब्लड में पहुंच गई। इसी को भाई ब्लड में जो भाई ओरल रूट से तुमने दवा खाई, ओरल रूट से खाई, है ना, पेट में गई, पेट ने मिक्सी का काम किया यानी ग्राइंडर का, यानी उसको तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद उसका डाइजेशन किया यानी डिसोल्यूशन हुआ, ड्रग निकली इंटेस्टाइन में पहुंची, है ना, एब्जॉर्ब हुई, लीवर में गई, लीवर से सीधा ब्लड में चली गई। अब ब्लड में जाने के बाद लीवर में क्या होती है, लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है 10 से 15%, 20%, कुछ ड्रग तो ऐसी होती है जो 35% तक डिग्रेड हो जाती है, वहां पे डिग्रेडेशन हुआ और उसके बाद ब्लड में पहुंची, तब जाके उसका इफेक्ट हुआ। यानी ड्रग कितनी, ड्रग बहुत कम पहुंची, ड्रग बहुत कम पहुंची, जाहिर सी बात 35% अगर डिग्रेड हो गई तो 65% पहुंची, तो 65% पहुंची, तो 65% ड्रग अपना इफेक्ट दिखाएगी। यहां पर क्या होता है, 100% ड्रग का कोई लॉस नहीं, कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं, सीधा ड्रग कहां पहुंच गई, आपके ब्लड में पहुंच गई। इसीलिए बायो अवेलेबिलिटी पूछा जाए तो सिर्फ यही रूट है आईवी रूट जिसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती, बाकी किसी की नहीं। सब तो दूसरा, इंजेक्शन अगर सीधा आईवी रूट से दिया जा रहा तो इसका असर तुरंत होता है। क्यों, क्योंकि दवा भाई 10-15 कहते हैं ना, दवा 10-15 मिनट 20 मिनट टाइम लेती है, तो क्यों लेती है, जो हम ओरल रूट से खाते हैं, मुंह से खाया, दवा पेट में गई, पेट में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, है ना। भाई क्या होता है, भाई प्रोसीजर क्या है, सिंपल, पहले ये दवा है, तुमने खा लिया पानी से, पेट में गई तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, टूटने के बाद इसके अंदर से एपीआई निकलेगा, है ना, टूटने के बाद डिसोल्यूशन होगा, एपीआई निकलेगा, फिर ड्रग एब्जॉर्ब होगी, फिर कहां पहुंचेगी, लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, फिर कहां पहुंचेगी, ब्लड में पहुंचेगी, है ना। अब जब ब्लड में पहुंचेगी तो अपना असर दिखा पाएगी। तो कितना लंबा प्रोसीजर हो गया, तो इसमें जो समय लगता है तो उतना समय बाद असर करता है। और आईवी रूट से क्या है, सीधा ड्रग हमने, ये सारे बाईपास हो गए, सीधा ड्रग हमने ब्लड स्ट्रीम में डाल दी, इसीलिए तुरंत इमीडिएट असर होता है। इसीलिए इमरजेंसी कंडीशन में आईवी रूट ही फॉलो किया जाता है ना। प्रिसाइज कंट्रोल डोज, इसमें डोज बहुत कम लगती क्योंकि डिग्रेडेशन नहीं होता, सारी की सारी डोज काम आ जाती है। आपातकाल स्थिति में उपयोगी यानी सुटेबल फॉर इमरजेंसी कंडीशन। लार्ज वॉल्यूम ड्रग, ज्यादा अमाउंट में भी ड्रग दी जा सकती, तुमने देखा होगा आईवी रूट में, जैसे किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, कॉलरा हो गया, तो हम क्या करते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी भी, तो यानी लार्ज अमाउंट में भी इस रूट से ड्रग हम दे सकते हैं। ठीक है, नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज भी पूछा गया। डिसएडवांटेज ये है कि इसको हर कोई अपने हाथ से नहीं लगा सकता, इसके लिए स्किल आनी चाहिए, ये काम इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, तभी कर सकते
सकते हो। दूसरा नुकसान ये है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का। क्यों? क्योंकि अगर सही एंगल नहीं लिया, एंगल टेढ़ा हो गया, तो यहां पर क्या है भाई, जाहिर है टिश्यू को डैमेज करके अंदर जाता है ना इंजेक्शन, तो वहां पर अगर आपकी सिरिंज में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो है ना, कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आपके ब्लड में जा सकता है। तो रिस्क है, संक्रमण का खतरा बहुत तगड़ा होता है। इसीलिए किसी भी को, है ना, परम अभिषेक प्रजापति, जो ऑप्शन नहीं है वो ऑप्शन अननेसेसरी मत मांगो, है ना, अदरवाइज बाहर तुरंत एग्जिट हो जाओ। क्लास डिस्टर्ब करने के लिए यहां मत बैठो कोई, अदरवाइज अगली बार अगली क्लास अलाउ ही नहीं करूंगा मैं, क्लियर जान लो, ठीक है। हाँ भाई, तो रिस्क क्या है, इन्फेक्शन, खतरा है, ठीक। पेन एट द इंजेक्शन साइट, जिस साइट पे इंजेक्शन लगता है वहां दर्द होता है, दवाई खाने में कोई दर्द नहीं है ना। वंस गिवन ड्रग कैन नॉट बी विड्रॉन, एक बार ड्रग अगर दे दी गई तो वापस से विड्रॉ नहीं की जा सकती। भाई जाहिर सी बात है, अगर ओरल रूट से ड्रग लेते हो, है ना, पेट में पहुंची, नुकसान कर रही है, तो वोमिट करवा सकते हो, डायरिया करवा सकते हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना, तो वो बॉडी से विड्रॉ की जा सकती, तरीके उसके हैं। लेकिन एक बार ब्लड में अगर दवा पहुंच गई तो वापस से विड्रॉ करने का कोई तरीका नहीं है, दवा वापस नहीं ली जा सकती। पॉसिबल फॉर थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, अगर ड्रग में कोई कंटामिनेशन है ना, या आपके इंजेक्शन सिरिंज में कोई कंटामिनेशन है, तो वो फॉरेन बॉडी की तरह यूज होगा और ब्लड के अंदर जाके ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्या हो सकती है, ठीक है। ये मेजर नुकसान है आईवी रूट के, तो फायदे के साथ साथ नुकसान भी है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, यानी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है और फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। बायो अवेलेबिलिटी को बोलते हैं जैव उपलब्धता। कोई भी ड्रग तुम खाते हो तो उस ड्रग का जो भी पोर्शन आपके ब्लड में पहुंच गया, सिर्फ वही पोर्शन आपकी सेल्स इस्तेमाल कर सकती हैं। जो पोर्शन नहीं पहुंचेगा, है ना, जो पोर्शन नहीं पहुंचेगा वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ब्लड में ही पड़ा रहे, मींस अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो जैव उपलब्धता क्या है, मान लिया कि ओरल रूट से तुमने कोई ड्रग ली, है ना, कोई ड्रग ली, अब ये ड्रग 35% डिग्रेड हो गई, तो कितना, 35% इसका डिग्रेडेशन हो गया, है ना, यहां समझो ध्यान से। अब माना कि कोई ड्रग है, ठीक है, ड्रग पहुंच गई कहां पे, लीवर में। लीवर में क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटा, भाई बॉडी के अंदर ड्रग सबसे पहले मेटाबोलाइज लीवर में होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो पहली बार लीवर में गई, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और यहां पर 35% ड्रग डिग्रेड हो गई, है ना, 35% ड्रग नष्ट हो गई, कह सकते हो, डिग्रेड मतलब, है ना, नष्ट हो गई। तो बची कितनी, 65% ड्रग तुम्हारे ब्लड में पहुंची, कितनी पहुंची, 65% ब्लड में पहुंची। तो इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई, 65%, यही है बायो अवेलेबिलिटी, कितनी है, 65%, क्योंकि आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं वो इसी 65% ड्रग का इस्तेमाल कर सकती हैं। शिवजी वशिष्ठ सर, मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाया हूं, अब क्रैश को, बेटा मेरी गारंटी है शिवजी, नाम नोट कर लो, अपना और मेरा दोनों एक ही जगह। जैसा मैं बताता हूं, डेली में जितना पढ़ाऊं उतना तुम चाट लो, खाली चाट इन द सेंस कि घोल के पी जाओ, इतना पढ़ डालो, रिवीजन कर डालो। डेली 1 घंटे की क्लास में जितना मैं पढ़ाऊं, 24 घंटे में उसको तुम रट डालो, बस 1 महीने ऐसा कर लो, कोई अगर बैक लगा दे एक भी सब्जेक्ट में तो गारंटी मेरी है। लेकिन लापरवाही करे कि सर आज बीमार हो गए, आज पार्टी में चले गए, आज शादी में चले गए, तो फिर तुम समझना तुम्हारा काम, सिंपल सी बात। हमारी कंडीशन में पढ़ोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे। चलो, तो क्लियर हुआ, बायो अवेलेबिलिटी क्लियर हो गई, है ना।
अब यहाँ पे ये पॉइंट जरूर क्लियर हो गया, देखो ड्रग ओरल रूट से दिया तो 65% बायो अवेलेबिलिटी, क्यों? क्योंकि 65% ड्रग ही ब्लड में पहुंची, और जो ड्रग ब्लड में पहुंचती है हमारी बॉडी की सेल खाली उसी ड्रग का इस्तेमाल कर सकती है, खाली उसी का इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जैव उपलब्धता। सेल के इस्तेमाल करने के लिए जो ड्रग होती हैं उन्हीं को बोलते हैं जैव उपलब्धता। अब जो 35% डिग्रेड हो गई वो थोड़ी ना जैव उपलब्धता है। इसीलिए जब ड्रग आपके आईवी रूट से दी जाती है तो 100% ड्रग आपके ब्लड में पहुंच जाती है, यानी आपके शरीर की सेल इस सारी की सारी 100% ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी आईवी रूट की होती है वो 100% होती है। अभी पॉइंट क्लियर हो गया? अभी क्लियर हुआ ओरल रूट की बायो अवेलेबिलिटी कम क्यों है और आईवी रूट की 100% क्यों है? ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो जैव उपलब्धता वह अंश है, वह मात्रा है जो दी गई दवा को अपरिवर्तित रूप से सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तक पहुंचाता है। अपरिवर्तित तरीके से ड्रग की वो मात्रा जो आपके ब्लड में पहुंच जाती है, सिर्फ वही ड्रग। भाई बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यही ना कि भाई तुम्हारी सेल, तुमको बुखार है तो तुम्हारी बॉडी उस ड्रग का इस्तेमाल कर पाए। तो किस ड्रग का इस्तेमाल करेंगे? जो ब्लड में पहुंचेगा, इसीलिए उसको हम बोलते हैं जैव उपलब्धता। तो बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी कौन सी दवा कितने अमाउंट में और कितनी तेजी से ब्लड में पहुंचती है वही होता है। यानी रेफर एक्सटेंट एंड रेट एट विच एक्टिव इंग्रेडिएंट इंटर्स इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये लाइन याद रखना जरा, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग, कितने अमाउंट में और किस रेट से अनचेंजेबल फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, उसी को बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है इस फैक्टर को अगर देखना है एरिया अंडर कर्व से। किससे? एरिया अंडर कर्व। आईवी रूट 100% होता है ना, और ओरल रूट की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ओरल रूट से ड्रग पहले लीवर में जाती हैं और लीवर में ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, जिसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आगे, वो भी हम देखेंगे ना। ये देखो ये ड्रग है, जैसे सपोज करो, इसको समझने की कोशिश करना तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब सिंपल सी बात है, इसमें देखो तुम में से ABCD में कोई भी बच्चा अपने आप में ले लो। अब ये ओरल रूट है, यानी दवाई दी गई है ना, टैबलेट को तुमने खा लिया। अब टैबलेट को जब तुम खाते हो तो टैबलेट डिग्रेड होगी, है ना। देखो यहां से थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा डिग्रेडेशन हुआ, थोड़ा टाइम लगा, और जब एब्जॉर्ब होने लगी तो एकदम से तो एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी ड्रग एब्जॉर्ब होगी। यानी ये क्या है? ये यहां तक ये क्या है? ये ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन है। तो धीरे धीरे ड्रग जैसे जैसे टूटेगी, जैसे जैसे डिसॉल्व होगी, वैसे वैसे एब्जॉर्ब होगी, और जब ड्रग एब्जॉर्ब होगी तो ब्लड में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो धीरे धीरे करके ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। इस लेवल पे आके कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना खत्म, क्यों? क्योंकि ड्रग पूरी पूरी डिसॉल्व होके एब्जॉर्ब हो चुकी है। जब कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाती है तो धीरे धीरे बॉडी से बाहर भी निकलेगी, है ना। भाई किडनी फिल्टर भी तो करती है, भाई हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में पंप कर देता है, उस 5 लीटर का 1.5 लीटर ब्लड किडनी फिल्टर कर देती है। यानी ब्लड में ड्रग है और ड्रग ब्लड का पार्ट नहीं है, तो किडनी उसको क्या करेगी? बाहर करने का भी काम करती रहेगी। तो धीरे धीरे करके ब्लड, धीरे धीरे करके जैसे जैसे किडनी बाहर करेगी, ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाए, मीन्स घटता जाएगा। ठीक है, घटता जाएगा। तो ये ओरल रूट की दवाई है। अब वहीं पे आईवी रूट की बात किया जाए, आईवी रूट में ड्रग है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभाव बढ़ेगा। अब आईवी रूट में ड्रग देते हो ब्लड में, और जैसे ब्लड में देते हो तुरंत एक्शन एकदम टॉप पे। जैसे भाई ब्लड में दे दिया ना, तो जैसे जाओगे वैसे काम चालू, यानी इफेक्ट एकदम ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन टॉप पे हो गया। 100% बायो अवेलेबिलिटी, यहाँ तो 35-65% बायो अवेलेबिलिटी है ना, है ना। तो ये क्या? 100% बायो अवेलेबिलिटी, यानी कंसंट्रेशन खूब, और जब कंसंट्रेशन खूब होगा तो असर भी एकदम तुरंत से शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके फिर घटना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि किडनी का फिल्टर करने का काम
तो जो बायो अवेलेबिलिटी का फैक्टर है ना, कभी निकालने की बात आए तो इसके अंदर जो एरिया है, इसके अंदर, उसको एरिया अंडर कर्व ओरल रूट बोलते हैं, और इसके अंदर का जो एरिया है इसको ओरल रूट ऑफ इंट्रावेनस बोलते हैं, है ना। तो ये जब भी बायो अवेलेबिलिटी आए तो ये डायग्राम बना देना एग्जाम में, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, नंबर अच्छा मिल जाएगा। अब सोच के देखो, सिंपल है ना, ये याद करने की बात नहीं, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। देखो बायो अवेलेबिलिटी मैंने समझा दी है ना, कि भाई वो पार्ट जो अनचेंज फॉर्म में ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है, रेट एंड एक्सटेंट, ठीक है, क्लियर हो गया, एरिया अंडर कर्व समझ गए। अब कौन से फैक्टर हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को असर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर हम क्या कहा जा रहा है कि कैसे बायो अवेलेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले सोचने वाली बात, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अगर ओरल रूट से दोगे तो बायो अवेलेबिलिटी कम रहेगी, आईवी रूट से दोगे बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी, यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर करता है, सोचना है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फैक्टर है। दूसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, अगर कोई ड्रग सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम, क्यों, क्योंकि पहले वो बॉडी में जाके घुलेगी, और जो लिक्विड फॉर्म में है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा, जल्दी होगी, फास्ट होगी, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी घुली हुई है, उसको खाली जाके एब्जॉर्ब होना है। तो बायो अवेलेबिलिटी, सॉल्युबल ड्रग, जो ड्रग ज्यादा अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाती हैं, है ना, तो सॉल्युबिलिटी, घुलनशील, ड्रग मस्ट डिसॉल्व जीआईटी फ्लूइड टू बी एब्जॉर्ब, ऐसी दवाएं जो कम घुलनशील हैं, जो कम घुलनशील होंगी वो कम एब्जॉर्ब होंगी, उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, यानी घुलनशीलता दवा का जीआई फ्लूइड में घुलना आवश्यक है, जिससे अवशोषित हों, और ये घुल जाएंगी तो एब्जॉर्ब होंगी, एब्जॉर्ब होंगी तो बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर कम घुलनशील है तो जैव उपलब्धता कम होगी, सिंपल सी बात है, वही रिलीज मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। फार्मुलेशन ऑफ ड्रग, क्लियर। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी फैक्टर है, अगर लीवर में ड्रग ज्यादा मेटाबोलाइज हो गई तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी घट जाएगी, और कोई ड्रग अगर लीवर में ना जाए, लीवर में जाने से पहले एब्जॉर्ब हो जाए तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट कहां जाएगा, लीवर में जाएगा, पोर्टल वेन के थ्रू, लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होगा बिफोर एंटरिंग ब्लड, ब्लड में पहुंचने से पहले मेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी घट जाएगी, है ना। यकृत में दवा का उपापचय हो सकता है इससे पहले कि वो रक्त में पहुंचे, और इसी वजह से बायो अवेलेबिलिटी घट जाएगी, ठीक, ये फैक्टर हो गया फर्स्ट पास। जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी है, जैसे पीएच है, पीएच भी है एक फैक्टर जो हमारी बायो अवेलेबिलिटी को घटा या बढ़ा सकता है, जैसे पीएच ऑफ स्टमक, पीएच ऑफ इंटेस्टाइन। अगर कोई ड्रग एसिडिक है, कोई ड्रग अगर एसिडिक है तो वो हमारे स्टमक में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है, और अगर कोई ड्रग बेसिक है तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर कोई ड्रग एसिडिक होगी तो एसिड एसिड रिएक्शन नहीं करेगा, यानी वो ड्रग हमारे स्टमक में टूटेगी नहीं, आयोनाइज नहीं होगी, और जो ड्रग आयोनाइज नहीं होती है उसकी स्थिति को बोलते हैं अनआयोनाइज्ड ड्रग, है ना, यानी टूटी नहीं, और अनआयोनाइज्ड ड्रग लिपिड सॉल्युबल होती है, और जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल है वो आसानी से हमारी सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, क्योंकि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो बाई लिपिड मेम्ब्रेन है ना, लिपिड बाई लेयर है, तो लिपिड वाली सॉल्युबल ड्रग्स आसानी से पेनिट्रेट कर जाती हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो एक फैक्टर पीएच हो गया है। दूसरा एंजाइम हो गया, बहुत सारे एंजाइम हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं, है ना, तो मेटाबोलाइज हो जाएंगे तो जैव उपलब्धता कम हो जाएगी, प्लस जीआई मोटिलिटी, गैस्ट्रो जीआईटी की मोटिलिटी, अगर पेट की मोटिलिटी ज्यादा है, किसी को लूज मोशन आ रहे हैं तो खाओगे दवाई ऊपर से नीचे से निकल जाएगी, तो उसकी जैव उपलब्धता कम हो जाएगी, क्यों,
क्योंकि जब तक चीज एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक वो बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगी, यानी एब्जॉर्ब होगी तभी ब्लड में पहुंचेगी। जब एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, यानी अगर जीआई की मोटिलिटी ज्यादा है, फास्ट है, तो ड्रग आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में रुकेगा नहीं, तो जब रुकेगा नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट। यानी कह सकते हो कि पेट खाली होने के गति और आंतों की गति दोनों अवशोषण को प्रभावित करती हैं। फूड एंड ड्रिंक की बात करें, भाई जाहिर सी बात है, अगर खाना पेट में है तो जो इंटेस्टाइन तुम्हारी है वो कुछ इस तरीके से होती है ना, इसके पास माइक्रोविलाई वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन की। अब मान लिया तुमने खाना खाया तो जाहिर सी बात है ये जो एब्जॉर्प्शन की सरफेस है ये पहले ही भरी हुई है, तो जब एब्जॉर्प्शन की सरफेस फुलफिल है तो जाहिर सी बात है, यानी पेट में अगर खाना है तो वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए खाली पेट ज्यादा तेजी से दवा एब्जॉर्ब होती है और भरे पेट में कम है। लेकिन बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो पावरफुल हैं, खाली पेट ले लोगे तो नुकसान कर जाएगा, है ना। प्रेजेंस ऑफ फूड कैन चेंज द गैस्ट्रिक पीएच, भाई खाना पेट में रहेगा तो पीएच भी चेंज हो जाएगा, जिससे पेट खाली देर में होगा, और जब देर में खाली होगा तो एब्जॉर्प्शन भी घट जाएगा, बायो अवेलेबिलिटी भी घट जाएगी, ठीक है। फिर ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, कोई भाई जैसे ड्रग है, ड्रग का फूड के साथ, ड्रग का ड्रग के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। इंटरेक्शन में टर्मिनोलॉजी तुम लोगों ने पढ़ी होंगी, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, है ना, एडिटिव इफेक्ट, इडियोसिंक्रेसी, टैकीफाइलेक्सिस, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है ना। तो कहने का मतलब ड्रग अगर है कोई बॉडी में या कोई फूड है तो वो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। इनहिबिटर्स या इंड्यूसर्स, बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हो सकते हैं, यानी ड्रग की मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकती हैं, और ड्रग की मेटाबॉलिज्म प्रभावित हुई तो जैव उपलब्धता प्रभावित हो जाएगी। आयु और स्वास्थ्य की स्थिति, है ना, उम्र और हेल्थ, ये भी एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है कि भाई जैव उपलब्धता कितनी होगी। जैसे छोटे बच्चों में इन्फेंट और एल्डरली, छोटे बच्चे और बूढ़े, इनमें अलग अलग एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लीवर और किडनी फंक्शंस, भाई बूढ़े और छोटे बच्चों में लीवर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट डेवलप नहीं होता है, और जब कंप्लीट डेवलप नहीं होगा तो कई बार मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, एक्सक्रीशन कम हो जाता है, जो कि बायो अवेलेबिलिटी को प्रभावित करता है। शिशुओं और वृद्धों में अवशोषण और उपापचय अलग होता है, क्यों? क्योंकि किसी का भाई लीवर या तो अंडर डेवलप्ड है या किसी का लीवर खराब है, किसी की किडनी में इन्फेक्शन है या किसी की किडनी अंडर डेवलप्ड है, कम डेवलप हुई है, तो उन कंडीशन में मेटाबॉलिज्म घट जाएगा, एब्जॉर्प्शन पे प्रभाव पड़ेगा, और अगर एब्जॉर्प्शन पे प्रभाव पड़ा तो जैव उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से तुम्हारे 2 क्वेश्चन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और बायो अवेलेबिलिटी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो भाई जो 2 ये क्वेश्चन बताए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बताओ भाई इनमें कोई डाउट है? क्लियर 100%? ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन और बस, 2 या 3 टर्मिनोलॉजीज और बचती हैं जिसको हम कल खत्म कर देंगे, कल ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो आज खाली इसलिए नहीं, चूंकि आज पहला दिन है, पहले दिन डोज कम है ना, धीरे धीरे करके डोज हम बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे डोज बढ़ाते जाएं वैसे वैसे तुम इसको पढ़ते चलो और बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर? क्योंकि पहला दिन है तो ज्यादा डोज नहीं दी जाएगी, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर बाइलिंगुअल हिंदी अंग्रेजी में सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चीजें इसी तरीके से प्रोवाइड कराए जाएंगे। बस तुम्हें करना क्या है, डेली 1 घंटे की जो क्लास होगी उसको 24 घंटे में पूरा करना है तुमको, है ना, यानी डेली की क्लास कंप्लीट कर लो। बेटा पंजाब बोर्ड के एग्जाम आपके मई में ही होंगे, मई से बाहर कुछ नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स सब कुछ करवाऊंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, परेशान मत हो। क्लियर?
यस, जैसे बता रहे ना, धीरे धीरे करके डोज बढ़ाई जाएगी, हाई नहीं ओवर भी होगी, परेशान का है वो। चलो भाई बाय, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा।